पहली चीज तो ये कि आपको क्या लगता है, इस्चेमिक स्ट्रोक ज्यादा डेंजरस है या हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादा डेंजरस है? दोनों? हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादा डेंजरस है, क्यों? आर्टरी का ब्लॉक, उसी कोई लिमिट नहीं ना, कितनी हो जाए हेमरेज हो जाए। इस्चेमी में कोई नहीं है, अगर विस्लर आर्टरी में अगर इस्चेमी हो जाए तो ब्रेनिंग है। सो इट डिपेंड्स अपॉन, ऐसा जरूरी नहीं कि हेमरेजेस हमेशा बड़ी होती है, वी डू हैव स्मॉल हेमरेजेस आल्सो, ओके। ओनली थिंग इज विद हेमरेज के साथ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहती है। मतलब जो प्राइमरी हेमरेज की वजह से डैमेज हुई है, उसके अलावा सेकेंडरी डैमेज ज्यादा होती है, क्योंकि हेमरेज के केस में एडिमा ज्यादा होता है, हेमरेज के केस में ब्रेन कंप्रेशन ज्यादा होता है। इस्चेमिया के केस में क्या है, इस्चेमिया हुआ, जो आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई कर रही थी वो एरिया की सप्लाई खत्म होगी, खत्म, बस उतना ही डैमेज होगी। वो एरिया जो पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल कर रहा था उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन हेमरेज के केस में क्या होता है, हेमरेज क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज है ब्रेन के अंदर, राइट। हेमरेज एक जिसको हम बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, एक एक्स्ट्रा चीज है ब्रेन के अंदर। तो जब एक्स्ट्रा चीज ब्रेन के अंदर आएगी तो सराउंडिंग एरिया को प्रेशर देगी अपनी जगह बनाने के लिए। ब्रेन में हमको पता है हर चीज का एक फिक्स वॉल्यूम है, जिसमें हम ब्लड वेसल्स, मतलब बाहर आएगा वो तो स्पेस ऑक्युपाइंग हो जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नॉर्मल है। ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो CSF, ये सारे जो है वो, इसको हम बोलते हैं मोनरो-कोलिन डॉक्ट्रिन, इसके अकॉर्डिंगली ये सारे एक फिक्स वॉल्यूम बनाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा ब्रेन उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा उसके। सो क्या होता है, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा चीज आई वो अपनी जगह बनाने के लिए कंप्रेस करेगा। वो जब कंप्रेस करेगा तो जिस एरिया में वो आया है वहां तो डैमेज करेगा ही करेगा, जिन सराउंडिंग एरिया को कंप्रेस कर रहा है वहां भी डैमेज करेगा। सेम साइड में हो सकता है कंप्रेशन अपोजिट साइड में भी जाए तो दूसरी साइड भी कंप्रेस करेगा। तो जो पिक्चर्स में देखने को मिलेगी हेमरेज में, कई बार हमको क्वाड्रिप्लेजिक काइंड ऑफ पिक्चर भी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो हम इसको एग्जैक्टली क्वाड्रिप्लेजिक नहीं बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिक का मतलब होता है ऑल फोर लिम्स इक्वली अफेक्टेड। यहाँ पे ऑल फोर इक्वल अफेक्ट नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स प्राइमरी एरिया ऑफ डैमेज हो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ओके। बट ठीक है, हेमरेजिक हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इस्चेमिया के कंपैरेटिवली ज्यादा सीवियर है इसमें, ओके। सो क्लिनिकली हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इस्चेमिक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, ट्रॉम्बोटिक एम्बोलिक इसकी बात नहीं करते, इस्चेमिक और हेमरेजिक की बात करते हैं। सो इस्चेमिया, जो इस्चेमिक काइंड ऑफ स्ट्रोक है वो एक तो अर्ली मॉर्निंग्स में होती है। तो ये वो पेशेंट हैं जिनको या तो नींद में सोते सोते स्ट्रोक हो जाता है या अर्ली मॉर्निंग उठते। ये वो पेशेंट है जो बताते हैं, आप उनको पूछते कब हुआ, तो बताते हैं सुबह उठा, वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम में जाके गिर गया, कुड नॉट मूव माय आर्म, कुड नॉट मूव माय लेग, या अनकॉन्शियस। ओके, हेमरेजिक स्ट्रोक वो है जो यूजुअली डे टाइम में या इवनिंग टाइम्स में होते हैं, दिन में, इवनिंग में, ये कॉमन टाइम ऑफ वो है हेमरेजिक स्ट्रोक का। कोई बता सकता है क्यों, व्हाई हेमरेजिक स्ट्रोक्स आर मोर कॉमन इन डे एंड इस्चेमिक आर मोर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग्स? इस्चेमिक तो ब्लड प्रेशर के रिडक्शन से होता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, हेमरेजिक इवनिंग के टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो वैसे करेक्ट, जब आपको फर्स्ट ईयर में ब्लड प्रेशर लेना सिखाया होगा तो आपको ब्लड प्रेशर जो लेना सिखाते हैं वो हमको 3-4 पोजीशंस में सिखाते हैं, सुपाइन में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, आफ्टर अ वॉक। सुपाइन में लेते हैं, सिटिंग में लेते हैं, स्टैंडिंग में लेते हैं, फिर वॉक करने के बाद फिर मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हर पोजीशन में जो है ब्लड प्रेशर वेरी करता है, और तो नॉर्मल लिमिट्स में रहता है। हमारे पास लिमिट है ना ब्लड प्रेशर की, हम ये नहीं बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर 120/80 इज नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल, देयर इज अ रेंज। You know 60 to 90 your diastolic is normal, 110 to 140 systolic is normal. तो ऐसा नहीं किसी को 122 है तो वो नॉर्मल होगा, 140 तक नॉर्मल है। एंड ऑफ कोर्स एज डेफिनेटली डिफरेंट। सो किसी पेशेंट का आपने सुपाइन में लिया, उसका सिस्टोलिक 110 आया, उसको सिटिंग में लिया उसका 120 सिस्टोलिक आया, उसको आपने स्टैंडिंग में लिया उसका 124 आया, वॉक करा के लिया 136 आया। सो नॉर्मल वेरिएशन है, बट ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है उसमें, ओके, नॉर्मल रेंज भी है। तो सुपाइन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, क्योंकि एक तो, और नींद में खासकर, एक तो हमारे जो
बॉडी के टिश्यूज हैं वो उतना ज्यादा काम नहीं कर रहे, ऐसे नहीं बोलूंगा बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बट ज्यादा काम नहीं, जैसे मसल तो खासकर काम नहीं कर रही, तो मसल को ब्लड ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेन भी रिलेटिवली कम काम कर रहा है, जो कि डे टाइम में करता है, ब्रेन एक्टिविटी कम है, तो वहां भी ब्लड पंप करने की कम जरूरत है। सुपाइन में ऑलरेडी है तो ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है, स्टैंडिंग में जो है ब्लड को ज्यादा पंप करने की जरूरत है, सुपाइन में तो ब्लड प्रेशर यूजुअली लो रहता है। अब लो ब्लड प्रेशर में या ब्लड का फ्लो जो है वो कम है, ऑलरेडी वहां पे एक डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस बना हुआ है आर्टरीज में, ब्लड का फ्लो कम हो गया है, तो इश्चीमिया होने के चांसेस ज्यादा है। हेमरेजिक क्या है, जैसे जैसे आपका मॉर्निंग टाइम है ब्लड प्रेशर कम है, एंड हेमरेजिक स्ट्रोक मेन रीजन इज हाइपरटेंशन, वन ऑफ द रीजन इज हाइपरटेंशन। तो जैसे जैसे हम डे हमारी एक्टिविटी बढ़ती है, काम का स्ट्रेस बढ़ता है, मसल एक्टिविटी बढ़ती है, ब्लड को ज्यादा पंप करना है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए यूजुअली दे हैपेंस इन डे टाइम। और दूसरा रीजन मैंने बता दिया, अभी हमने बोला कि यूजुअली जो इस्चेमिक स्ट्रोक्स हैं उनमें हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स हैं वो हाइपरटेंशन, राइट। और तीसरा जो क्लिनिकल डिफरेंस है वो ये है कि हेडेक्स। तो हेडेक क्यों होता है, व्हाई डू, किस में होगा हेडेक, इस्चीमिया में या हेमरेज में? इस्चेमिक में, हेमरेज में, इस्चेमिक में। अच्छा ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि हेडेक होता क्यों, अगर इस्चीमिया में होगा तो क्यों होगा? सब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो कम हो गया, जैसे हेडेक कैसे होगा? ब्लड फ्लो ही तो कम हुआ है ना, फेंट हो सकता है, हेडेक क्यों? लाइट हेडेडनेस हो सकती है, हेडेक क्यों? हेडेक तब होगा जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर किस में बढ़ेगा, हेमरेज में, इस्चीमिया हेमरेज। तो हेडेक की प्रॉब्लम जो है वो इस्चीमिया में नहीं, हेमरेज में है। लेकिन एक चीज और है, हमारा जो ब्रेन टिश्यू है ना, जो ब्रेन के सेल्स हैं या ब्रेन टिश्यू है, उसमें कोई भी सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं ब्रेन में, ना उसमें कोई सेंसरी नर्व्स हैं जो वहां से सेंसेशन ले जाके ब्रेन के सेंसरी एरिया में ले जाते हैं। भाई अगर मेरे को यहाँ पे कट लगता है तो पेन क्यों होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो पेन को फील करते हैं, सेंसरी नर्व्स हैं वो पेन को ब्रेन के सेंसरी एरिया तक लेके जाती हैं और पेन फील होता है। लेकिन ब्रेन में तो कोई सेंसेशन है ही नहीं, ना सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ना कोई नर्व्स हैं जो वहां से सेंसेशन लेके जाती है कहीं पे सेंसरी एरिया में, तो फिर पेन क्यों होता है? पेन होने के लिए रिसेप्टर्स होने चाहिए। आपको पता है जो अब ब्रेन सर्जरीज होती हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होती हैं। ब्रेन सर्जरीज जो अब की जाती हैं, इंडिया में तो बहुत कम सर्जन ही इस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं, बट वर्ल्ड वाइड बाहर जो है अब ब्रेन सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होती है। वो पेशेंट को बिठा के सामने मॉनिटर पे बैठा हुआ है, पेशेंट से बात कर रहे हैं और ब्रेन सर्जरी पेशेंट बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है ये है वो है और बताओ क्या, और सर्जन सर्जरी है। सो उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारी ब्रेन सर्जरीज जो है सक्सेस रेट ब्रेन सर्जरीज का बहुत कम है। वर्ल्ड में जो सबसे कम सक्सेस रेट है किसी भी सर्जन का वो न्यूरो सर्जन का है। सक्सेस रेट बहुत कम, सक्सेस बहुत कम का मतलब या तो पेशेंट परमानेंटली कोमा में चला जाता है या पेशेंट को और एडिशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है सर्जरी के बाद, तो सक्सेस रेट कम है उसका। तो हमने ये देखा कि बहुत बार ब्रेन सर्जरी में क्या होता है कि आप ट्रीट करने गए, आप रिमूव करने गए एक ट्यूमर, और पेशेंट पहले में भी उसको वीकनेस थी एक साइड में बॉडी में, और ट्यूमर रिमूवल के बाद पेशेंट कोमा में चला, कोमा से रिकवरी नहीं किया उसके बाद। तो बहुत टाइम ऐसा होता है क्योंकि डिसेक्शन के टाइम पे कई बार वो टिश्यू निकाल देते हैं जो ट्यूमरस नहीं है, या हेमरेज के टाइम पे हेमरेज के साथ साथ कई बार ब्रेन टिश्यू निकल जाता है। तो इसलिए ब्रेन सर्जरीज अवेकन पोजीशन में की जाती है सो दैट वो टच करते हैं एक एरिया, सो दिस एरिया व्हेन दे टच पेशेंट को वो जैसे सेंसरी एरिया टच किया, पेशेंट बोला मेरे हाथ में गुदगुदी हो रही है, राइट। सो दैट मींस ये एरिया नॉर्मल है, इसको निकालना नहीं है। फिर दूसरा एरिया टच किया, फील हो रहा है, जैसे जो भी एरिया उसने टच किया, तो पेशेंट हाँ मेरे को ये फील हो रहा है, ये नॉर्मल है। एक एरिया टच किया, नहीं पता नहीं चल रहा, ये एरिया डैमेज है, इसको निकालना है। तो ब्रेन सर्जरी जो है वो अवेकन, इसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं स्किन के लिए, जो स्किन और स्कल है उसको देते हैं। ब्रेन को आप जितना मर्जी वो कर लो, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। तो अगर ब्रेन में कोई सेंसरी वो नहीं है, ब्रेन में अगर डायरेक्ट डैमेज करने से कोई पेन फील नहीं होता है, तो हेडेक क्यों हो रहा है हेमरेज में?
वैलिड क्वेश्चन है। हेमरेज हुआ, अंदर गया, उसने कंप्रेस किया, कंप्रेशन की वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने चाहिए थे, पेन सेंसेशन होनी चाहिए थी, इसलिए हेडेक हुआ। बट वहां ना पेन रिसेप्टर्स हैं, ना वहां पे कोई पेन फाइबर्स हैं जो सेंसेशन लेके आता, तो फिर पेन क्यों हुआ? और मैंने भी आपको बताया सर्जरी जो है वो अवेकन भी की जाती है, तो पेशेंट को कोई पेन फील नहीं होता जब वो ब्रेन को वो करते हैं। ब्रेन में तो नहीं एनेस्थीसिया, अगर ब्रेन में एनेस्थीसिया दिया तो जनरल हो गया। ब्रेन में एनेस्थीसिया सिर्फ देते हैं स्किन में, ताकि जब स्किन को कट करें तो पेन ना हो पेशेंट। ब्रेन को जब टच करेंगे तो फिर उसको इवन टिश्यू भी निकाल देंगे अगर ब्रेन का, उसको पता नहीं चलेगा, तो पेन नहीं होगा उसको। तो फिर पेन हेडेक हुआ क्यों पेशेंट? व्हाई अ हेमरेजिक पेशेंट इज हैविंग हेडेक? हमने बोला कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज ब्रेन में आती है तो वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाती है। अब ये एक ब्रेन है, यहाँ पे अगर ये कोई चीज आ जाती है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? अपनी जगह बनाने के लिए सराउंडिंग टिश्यूज को कंप्रेस करेगा, राइट? इनको कंप्रेस करेगा तो ये बाहर को कंप्रेस करेंगे। अब ब्रेन एक्सपेंड तो हो नहीं सकता क्योंकि स्कल है वहां पे, तो क्या होगा? जो मेनिंजेस है वो स्ट्रेच होती है, और मेनिंजेस पता है सबको, ब्रेन की कवरिंग। अब मेनिंजेस एक ऐसा पार्ट है जहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? तो हेडेक ब्रेन इंजरी की वजह से नहीं होता है, हेडेक जो होता है वो मेनिंजेस के स्ट्रेच की वजह से होता है। और मेनिंजेस तब स्ट्रेच होंगी जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर तब बढ़ेगा जब कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन में है। इस्चीमिया में ब्रेन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इस्चीमिया में जो है ब्रेन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ जो एरिया है वो डैमेज हुआ है। बट अगेन मैं यूजुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैंने जब बोला यूजुअली मॉर्निंग टाइम में इस्चीमिया, मैंने बोला यूजुअली हाइपरटेंशन रहता है, मैंने बोला यूजुअली जो है वो हेडेक होगा। यूजुअली का मतलब है मे बी 90%, 10% ऐसा हो सकता है कि इस्चीमिया में भी हेडेक हो जाए, क्योंकि इस्चीमिया हुआ, सेल डेथ हुई, सेल डेथ की वजह से फ्लूइड बाहर निकला, फ्लूइड बाहर निकला तो एडिमा बन गया, एडिमा में सेम वही चीज की जो हेमरेज हुई, बट वो कम होता है। आप तीनों चीजों को मिलाते हैं, हम ये देखते हैं टाइम ऑफ द डे क्या था, हम ये देखते हैं हेडेक हुआ कि नहीं ड्यूरिंग बिफोर स्ट्रोक, हम ये देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है। तीनों चीजें अगर मैच कर रही हैं तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज इस्चीमिया, दिस इज हेमरेज। यू नो मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस जो है वो सीटी स्कैन के बेस पे नहीं किए जाते, ऑल्दो आजकल जो यंग जनरेशन ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स है दे रिलाई मोर ऑन सीटी स्कैन्स। सो पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली सीटी स्कैन लिख देते हैं, क्योंकि बट सीटी स्कैन से एमआरआई से कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लास्ट में दी जाती है। सीटी स्कैन्स को ओरिजिनली सीटी स्कैन्स और एमआरआईज को डायग्नोसिस के लिए बनाया ही नहीं गया था, 1980s में सीटी स्कैन्स आए, राइट? तो उससे पहले भी डायग्नोसिस होता था और बेटर डायग्नोसिस होता था। तो सीटी स्कैन को ओरिजिनली सर्जन के लिए बनाया गया था, एक डायग्नोसिस करने के बाद सर्जन को ये देखना है कि कहां से कहां तक का टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है, उसको निकालने के लिए कौन सा वे, जैसे पहले क्या होता था कि उसने यहाँ से कट किया, ये निकाला, यहाँ से बाहर निकाला फ्लैप, जब वो ऑपरेट करने गया तो पता चला हेमरेज यहाँ से यानी हेमरेज इधर तक स्प्रेड है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको? सर्जरी के टाइम पे ही उस सर्जरी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो डबल वो हो जाता है। तो इसी सीटी स्कैन डिवाइस के ताकि उसको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। डायग्नोसिस के लिए कभी बनाया नहीं सीटी स्कैन, ओके? सो सीटी स्कैन लास्ट ऑप्शन है टू सी वेदर इस्चीमिया और हेमरेज। पहला जो ऑप्शन है वो दैट इज क्लिनिकल ऑप्शन। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इस्चीमिया एंड हेमरेज। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक जो हम देखते हैं वो एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी का देखते हैं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इतना कॉमन स्ट्रोक नहीं है, और बेसिलर तो वैसा भी नहीं। बेसिलर आर्टरी यू नो द मेजर आर्टरी दैट गोज टू ब्रेन, वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, फिर वो बेसिलर आर्टरी बनाती है। बेसिलर आर्टरी अगर डैमेज होती है तो हमारे पास एक सिंड्रोम है जो आता है कॉमनली, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक्ड इन सिंड्रोम। ब्लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है? मुन्ना भाई देखिए फर्स्ट वाला, उसमें वो आनंद भाई, so वो लॉक्ड इन सिंड्रोम है। दैट मींस यू कैन फील एवरीथिंग बट मोटर आउटपुट के नाम पे आपको क्वाड्रिप्लीजिया है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट आईज का क्लोजर एंड ओपनिंग एंड वर्टिकल आई मूवमेंट्स, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होता। वो बेसिलर, वो रेयर है, इट इज नॉट सो कॉमन डिजीज। कॉमनली जो हमको देखने को मिलते हैं एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ओके, सो इन तीनों में भी जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो सबसे कॉमन
देखने को मिलता है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में मैंने आपको क्या बोला, अपर लिम्ब ज्यादा अफेक्ट होता है लोअर लिम्ब के कंपैरेटिवली। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आपने अपने पेशेंट को मिडिल सेरेब्रल आर्टरी खासकर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे रहे हो और 6 महीने में पेशेंट जो है वो चलने लग गया, ठीक है, 6 महीने में पेशेंट चलने लग गया, अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या है। अगर 6 महीने के बाद आपका पेशेंट ऐसे चल रहा है तो आपका 6 महीने का ट्रीटमेंट 0 था। अगर आप नहीं भी ट्रीटमेंट देते तो भी 6 महीने के बाद ये पेशेंट ऐसे चलता। 2 रीजन है इसके। पहला रीजन तो ये है कि MCS स्ट्रोक में लोअर लिम्ब कम अफेक्ट होता है, राइट, और दूसरा रीजन ये है कि क्यों अपर लिम्ब फंक्शन जो है वो ज्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि अपर लिम्ब की रिकवरी हमको कम देखने को मिलती है। लोअर लिम्ब जो है पेशेंट वॉक तो कर ही लेता है, 90% स्ट्रोक पेशेंट जो है वो वॉक तो कर ही लेते हैं, अपर लिम्ब नहीं मिलता होगा। क्या रीजन है? मैंने भी आपको बोला था ऐसे चल रहा है तो हाथ तो ऐसे ही है लेकिन चल रहा है, तो क्यों हुआ ऐसा? चला भाई तो चलो ये है कि लोअर लिम्ब ज्यादा अफेक्ट हुआ, बट ये क्यों नहीं ठीक हुआ अपर लिम्ब, और लोअर लिम्ब कैसे पेशेंट चलने लगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पेशेंट सर्कमडक्टरी गेट के साथ चल रहा है तो उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। अगर आप उसको नहीं भी ट्रीटमेंट देते तो भी पेशेंट 6 महीने के बाद चलता। कोई बता सकता क्यों ऐसा होता? रिकवरी की बात कर रहे हैं। सिनर्जी पैटर्न अगर आएगा तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में आएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्यों रिकवरी लोअर लिम्ब में हो गई अपने आप ही और अपर लिम्ब में नहीं हुई। पेशेंट प्रेशर देता है पाँव के ऊपर ज्यादा, पाँव के ऊपर प्रेशर देता है, ठीक है। और कुछ देखो, ब्रेन का एक सिंपल सा फंडा है और क्लियर फंडा है, यूज इट और लूज इट। बहुत सारे जो टेक्निक्स है वो इसी फंडे पे बेस्ड है। आप इसको यूज करोगे उतना अच्छा डेवलप होगा, यूज नहीं करोगे डेवलप नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब पेशेंट का ये चीज अफेक्ट होती है, राइट साइड अगर मेरी अफेक्ट हुई तो अब मेरे को हाथ से ग्लास उठाने में डिफिकल्टी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ग्लास ये ऐसे घूम के बड़ी मुश्किल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे हाथ से स्टार्ट करता हूँ, तो ठीक है, दूसरे हाथ से स्टार्ट कर देता हूँ सारे काम कर। लेकिन क्या मैं एक पाँव पे चल सकता हूँ? एक पाँव पे मैं चल नहीं सकता, चाहे वो ऐसा तो नहीं कोई पेशेंट चल सकता ना, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पेशेंट को मजबूरी में दूसरा पाँव यूज करना ही पड़ता है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड यूज। मजबूरी में जो है उसको क्या करना पड़ रहा है, दूसरा पाँव यूज करना पड़ रहा है। अब दूसरा पाँव यूज करने के लिए क्योंकि मसल वीकनेस है तो ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो ब्रेन के पास क्या है, कंपनसेशन करता है ब्रेन, जो अवेलेबल है उसको यूज करो, तो ब्रेन कंपनसेट कर देता है। हमारा ब्रेन बहुत ही लेजी होता है, जो चीज डिफिकल्ट हो रही है ना ब्रेन को, ब्रेन छोड़ देता है, उसको छोड़ दो, इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो अवेलेबल है उसको यूज करो। तो पेशेंट ये नहीं कर पा रहा है लेकिन ये अवेलेबल है तो ये यूज करना शुरू कर देता है, फोर्सफुली उसको चलना पड़ रहा है तो इसलिए वो चल रहा है। हाँ, अगर आपका पेशेंट 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, क्योंकि ये पैटर्न नहीं एज्यूम किया पेशेंट ने, ये पैटर्न चाहे स्लो चल रहा है लेकिन एक नियर नॉर्मल पैटर्न में पेशेंट चल रहा है। ओके, सो ये